जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम फिर जो कल टॉपिक कर रहे थे उससे आगे का चैप्टर करते हैं। कल हमने बात की थी पंचम भाव के बारे में और पंचमेश की स्थिति के बारे में। आपके बहुत से फ़ोन कॉल्स आए, आपने बहुत अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत कुछ सही ढंग से सीख पाया। मैं आपका अति आभारी हूं कि आप इससे देखते हैं, इतना प्यार देते हैं और इतना कुछ इससे समझ पाए, सीख पाए। और बहुत से लोगों ने ये तक कहा कि शायद आप आने वाली ज़िंदगी में इसको उतार करके इन प्रॉब्लम से बचने का रास्ता अवश्य ढूंढ लेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज उसी सिखाने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। पंचम भाव जो होता है वो लव रोमांस, लव अफेयर्स का डिपार्टमेंट पंचम भाव के पास होता है, या पंचम भाव का स्वामी वो डिपार्टमेंट संभालता है। हमारी मैरिज का डिपार्टमेंट जो होता है वो सप्तम भाव माना जाता है। सप्तम भाव मैरिज का डिपार्टमेंट होने की वजह से सप्तमेश जो होता है वो मैरिज लॉर्ड बन जाता है, यानी सातवें घर का मालिक। उसकी प्लेसमेंट, उसकी स्थिति हमें ये बताती है कि जातक की मैरिज कितनी स्टेबल और कितनी ही अच्छी रहने वाली है, या उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग कितनी रहने वाली है, या उसके बाद उसका जीवन यापन या उसकी मैरिड लाइफ कितनी स्टेबल रहने वाली है। दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, मैंने जैसे कल भी आपको कहा था कि ये मेष लगन की कुंडली मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाई है। जिन भी जातकों की मेष लगन की कुंडली है उन्हें सप्तम भाव का स्वामी यानी मैरिज लॉर्ड शुक्र को देखना होगा कि कुंडली में शुक्र देवता की प्लेसमेंट कहाँ चली गई। लेकिन जिनकी वृष लगन की कुंडली है, यानी लगन में 2 नंबर लिखा है, यहाँ पर उनका 8 नंबर आएगा, उन्हें मंगल देवता को देखना होगा, क्योंकि उनके विवाह स्थान का स्वामी मंगल देवता बन गए। क्योंकि 8 नंबर के स्वामी स्कॉर्पियो राशि के मंगल देव माने जाते हैं, तो उनके लिए उन्हें मंगल देवता अपनी कुंडलियों को निकाल के देखना होगा कि उसके मंगल की स्थिति क्या है। जिनकी 3 नंबर यानी मिथुन लगन की कुंडली है उन्हें यहाँ 9 नंबर लिखा मिलेगा। उन्हें बृहस्पति की स्थिति देखनी होगी, क्योंकि उनके विवाह स्थान का स्वामी बृहस्पति देव बनते हैं। तो बृहस्पति की स्थिति उनका निर्णय करेगी कि उसके विवाह की स्थिति कैसी होने वाली है। यहाँ अगर 4 नंबर लिखा हो प्रिय दर्शकों, यानी अगर कर्क लगन की कुंडली हो, यहाँ 10 नंबर आएगा, तो इनके विवाह स्थान का स्वामी बने शनिदेव। तो शनिदेव की स्थिति से हम निर्णय करेंगे कि इस जातक का वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। अगर 5 नंबर की यानी सिंह लगन की कुंडली हो तो यहाँ 11 नंबर आएगा, तो यहाँ भी स्वामी मैरिज के शनिदेव ही बनेंगे। तो शनिदेव की स्थिति ही निर्णय करेगी कि कितना जातक के लिए अच्छा वैवाहिक जीवन होगा या कितना गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर 11 नंबर शनिदेव का डिपार्टमेंट बनेगा। अगर 6 नंबर यानी कन्या लगन की कुंडली हुई, यहाँ 12 नंबर आएगा, तो 12 नंबर के मालिक बृहस्पति देवता बने। तो कन्या लगन की कुंडली में फिर हमें बृहस्पति की प्लेसमेंट या बृहस्पति की स्थिति देखनी पड़ेगी कि मैरिज कितनी स्टेबल या कितनी अच्छी रहने वाली है। अगर यहाँ 7 नंबर यानी तुला लगन की कुंडली हुई, तो 7 नंबर का मालिक हमें मंगल देवता को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 1 नंबर 7 नंबर अगर लगन की कुंडली है तो यहाँ 1 नंबर आया, और 1 नंबर के मालिक भी मंगल देवता होते हैं। तो मंगल की स्थिति निर्णय करेगी कि हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। अगर यहाँ 8 नंबर लिखा हुआ यानी स्कॉर्पियो लगन की कुंडली हुई, यहाँ 2 नंबर आएगा, और 2 नंबर के मालिक शुक्रदेव होते हैं। तो शुक्रदेव की स्थिति बताएगी कुंडली में कि हमारी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। अगर यहाँ 9 नंबर लिखा हुआ तो यहाँ 3 नंबर आएगा, यानी धनु लगन की कुंडली हुई तो यहाँ 3 नंबर आएगा। तो वैवाहिक सुख के मालिक यानी दाम्पत्य सुख के मालिक बुध देवता बने, क्योंकि 3 नंबर के मालिक बुध देव होते हैं। बुध देव की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि जातक का वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, उसे पत्नी कैसी मिलने वाली है और पत्नी के साथ कैसे रिलेशन और कैसी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अगर यहाँ 10 नंबर लिखा हो यानी मकर लगन की कुंडली हो, यहाँ आपको 4 नंबर लिखा मिलेगा 7वें घर में, यानी वैवाहिक जीवन के मालिक बने चंद्रमा देवता। तो यहाँ चंद्रमा देवता की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि वैवाहिक जीवन कैसा होगा। अगर यहाँ 11 नंबर लिखा हो यानी अगर कुंभ लगन की कुंडली हो तो यहाँ 5 नंबर लिखा मिलेगा, यानी वैवाहिक जीवन के मालिक बने सूर्य देवता।
तो हम सूरज देवता की स्थिति को देखकर डिसाइड करेंगे कि वैवाहिक जीवन जातक का कैसा होने वाला है। अगर यहाँ 12 नंबर लिखा हो यानी मीन लगन की कुंडली हो तो यहाँ 6 नंबर लिखा मिलेगा। 6 नंबर के मालिक यानी कन्या राशि के मालिक भी बुध देवता माने जाते हैं। तो मीन लगन की कुंडली में भी 7वें घर के मालिक बुध देव बने तो बुध देव की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि जातक का वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ आपको मेष लगन की डेफिनेशन दूंगा प्रिय दर्शकों, आप सारे अपनी अपनी कुंडलियां देख करके ये निर्णय कीजिएगा कि 7वें घर के लॉर्ड की प्लेसमेंट कैसी है, उससे आपको अपनी मैरिड लाइफ की स्टेबिलिटी का पता चल जाएगा। दर्शकों, इस लगन कुंडली में 7वें घर के मालिक बने शुक्र देवता। अगर इस लगन कुंडली में शुक्र देव कहीं वीक हो जाए, वीक मतलब कहीं 0 डिग्री हो जाए, कहीं अस्त हो जाए, तो वो मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। उस जातक की मैरिड लाइफ में सदैव प्रॉब्लम्स ही मिलेंगी। अगर सप्तम भाव का मालिक यहाँ 6ठे में चला जाए, यानी शुक्रदेव यहाँ 6ठे में चला जाए, अगर शुक्रदेव 6ठे में चले गए तो यहाँ वो नीच के हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि उस जातक के वैवाहिक सुख में सदैव कलह क्लेश मचने वाला है, दिक्कत परेशानियां आने वाली हैं, उसे मैरिज के बाद छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी लगी रहेंगी, उसके मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होने के भी योग बनते हैं। यहाँ से शुक्रदेव ने 12वें भाव पर दृष्टि डाली तो सदैव फजूल के खर्चे तक की नौबत आती रहती है, मेंटल पीस डिस्टर्ब होती रहती है, अस्पताल के खर्चे, विदेश यात्रा का भी नेगेटिव रिजल्ट शुक्र देवता की दशांतरा में मिलता है। लेकिन मैरिड लाइफ के लॉर्ड का यहाँ आना सदैव अशुभ माना जाता है। दर्शकों, अगर शुक्र देवता इस लगन कुंडली के मुताबिक 8वें भाव में पड़े हुए, कभी भी उस जातक की मैरिड लाइफ स्टेबल नहीं होती। वो जितने मर्जी एफर्ट्स करे, जितना मर्जी अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश करे, अपने ससुराल वालों से या अपने इन लॉ से बनाने की कोशिश करे, तो वो सदैव उसे दिक्कत परेशानियों का सामना करके प्रॉब्लम्स ही फेस करने को मिलती हैं। क्योंकि 8वें भाव में सप्तम भाव के स्वामी का आना, यानी सप्तमेश, आपकी मैरिज हाउस के लॉर्ड को सप्तमेश कहा जाता है। सप्तमेश का 8वें भाव में आना सदैव प्रॉब्लम्स का रीजन बनता है। वो कभी भी जातक को स्टेबल नहीं होने देता। उसकी मैरिड लाइफ में भी, पार्टनरशिप में भी, डेली वेजेस में भी सदैव कहीं ना कहीं परेशानियां ही रखता है। क्योंकि 7वें भाव से हम ये तीनों चीज़ें देखते हैं। जातक की मैरिड लाइफ कितनी स्टेबल होने वाली है, ये सप्तम भाव के स्वामी से देखा जाता है। उसकी पार्टनरशिप बनती है या नहीं बनती, ये भी 7वें भाव से देखा जाता है। क्या वो डेली वेजेस सदा अर्न कर पाता रहेगा, या अपनी जिम्मेवारियों का पूरी कर पाएगा या कभी नहीं कर पाएगा, ये भी 7वें भाव के स्वामी से ही देखेंगे। और सबसे बड़ी बात प्रिय दर्शकों, अगर सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाए, यहाँ सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में उच्च का जरूर हो जाता है और वो दिग्बली गिना जाता है। लेकिन नॉर्मल कुंडलियों में, किसी भी कुंडली में अगर सप्तम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में पड़ा हो तो वो सदैव परेशानियों का सबब बन के जातक के वैवाहिक में विलंब भी करता है, वैवाहिक जीवन मुश्किलों से भी बढ़ता है, विवाह के बाद भी उसकी लाइफ वो कभी स्टेबल नहीं होने देता। ये बात सदैव याद रखिएगा। मैरिड लाइफ के लिए सप्तम भाव के स्वामी का देखना अति आवश्यक है कि उसकी स्थिति क्या है। जब भी हम कुंडली मिलान करते हैं, गुणों के बाद गुण 25% रोल प्ले करते हैं, उसके बाद सेकंड फैक्टर आता है सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी। अगर आपके सप्तम भाव का स्वामी कहीं 6, 8, 12 में पड़ा हो, अगर आपके सप्तम भाव का स्वामी कहीं 0 डिग्री पड़ा हो, अगर आपके सप्तम भाव का स्वामी 29 डिग्री पड़ा हो, अगर आपके सप्तम भाव का स्वामी अस्त हो जाए, तो सदैव आपके विवाह में प्रॉब्लम्स आने का योग कुंडली में बनता है। इसके बाद एक नमाश कुंडली भी देखी जाती है, वो एक अलग फैक्टर है, वो एक दूसरा फैक्टर आ जाता है। लेकिन सबसे पहले विवेचन आप लगन कुंडली का करना सीखिए, उसके बाद आपको नमाश कुंडली का विवेचन भी मैं करना अवश्य ही सिखाऊंगा। लेकिन सप्तम भाव का स्वामी देखना सबसे पहले आपके लिए अति आवश्यक है। अगर सप्तम भाव में कोई नीच का ग्रह पड़ा हो,
यानी अगर इस लगन कुंडली को ही लें, अगर सप्तम भाव में सूरज देव आ जाएं तो भी विवाह को विलंब से करवाते हैं, विवाह में मुश्किलें देते हैं, विवाह में प्रॉब्लम्स देते हैं, विवाह में अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं बन पाती, कहीं ना कहीं स्पाउस से या अपने हस्बैंड या वाइफ से मनमुटाव बना रहने का ही योग बनाते हैं। तो सदैव नीचता की शांति करवाए बिना इन रिलेशन में नहीं जाना चाहिए, या मैरिज से पहले ही एक बार उसका सही हवन पूजन करवा लेना चाहिए, ताकि बाद में सही कुंडली मिलाने के बाद ही आपका जीवन यापन आने वाला अच्छा हो सके, क्योंकि आपकी आने वाली जनरेशन भी इस मिलान पे डिपेंड करती हैं। अगर मिलान सही हुआ तो आपकी आने वाली जनरेशन आपके लिए सुखमय रिजल्ट लेकर आएंगी। अगर मिलान सही नहीं हुआ, आप खुद तो कष्ट भोगोगे, लेकिन आपकी आने वाली जनरेशन भी उन्हीं दिक्कत परेशानियों में घूमती नजर आएंगी, और वो न सिर्फ आपका जीवन यापन मुश्किल करेंगी, आपके पूरे परिवार का जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं सारे ही दिक्कत परेशानियों में अवश्य आएंगे। तो सप्तम भाव के स्वामी को देखना। पंचम भाव हमने देखा था लव रोमांस के लिए, जो कल देखा था वो पहला स्टेप था। उसके बाद सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी को देखना हमारे लिए इसलिए अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि लव रोमांस का फाइनल स्टेप जो होता है वो मैरिज माना जाता है, जो कि सातवां भाव और सातवें भाव के स्वामी की प्लेसमेंट से देखा जाता है। अगर इन दोनों में गड़बड़ हो, अगर इन दोनों की प्लेसमेंट में कहीं दिक्कत परेशानियां आए, तो कभी भी सप्तम भाव के स्वामी को सही उपाय, सही रेमेडियल मेजर किए बिना या सही कुंडली का विवेचन करवा के, जो साथ वाली स्पाउस की आप कुंडली लो, पति है तो पत्नी की कुंडली ऐसी लो, या पत्नी है तो पति की कुंडली ऐसी लो जिसका सप्तम भाव का स्वामी बिल्कुल ठीक हो, तभी ये मैच मेकिंग प्रॉपर ढंग से सिरे चढ़ती है, तभी आपका लव रोमांस कामयाब होकर के मैरिड लाइफ अच्छी लीड करने में आपको सहायक सिद्ध होता है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हो, मैरिज के टाइम पे इनको नहीं देखा जाता, तो सदैव जिंदगी प्रॉब्लम्स में ही कटती है, क्योंकि मैरिड लाइफ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिंदगी का कि आपकी आधी से ज़्यादा जिंदगी उसी में कटती है और आपकी आने वाली जनरेशन उसी पे डिपेंड करती है। अगर आपकी मैरिड लाइफ ठीक है तो आप समाज में इज्जत भी गेन करते हो, तरक्की भी कर लेते हो। अगर आपकी मैरिड लाइफ में ही डिस्टर्बेंस चल रही हो, आप जितनी मर्जी तरक्की कर पाओ, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में एक अफसोस आपको सदा रहता है और सदैव वो आपको कहीं ना कहीं खटकता है, दिक्कत परेशानियां देता है। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने सीखा कि सप्तम भाव यानी विवाह का स्वामी देखना भी अति आवश्यक है। क्या वो कल को आपको कामयाबी देने वाला है या आपको दिक्कत परेशानियां ही देने वाला है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव की अक्सर पीड़ा की प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, चाहे वो 7.5 के कारण हो, चाहे वो शनि राहु केतु की दशा के कारण हो। अगर हर जातक शनिवार को एक सादा गिलास पानी लेकर के पीपल को दे दे किसी भी वक्त, और एक बात का ख्याल रखे, उसमें कभी कुछ नहीं डाला जाता, वो बिल्कुल सादा गिलास पानी वैसा जैसा हम लोग आम अक्सर पानी पीते हैं, अगर वो पीपल को दे दिया जाए किसी भी वक्त, चाहे रात के 10 बजे ही दे दिया जाए, तो वो शनि देव की पीड़ा को शमन करने में सबसे मेजर रोल प्ले करता है। वहाँ हाथ जोड़कर अगर प्रणाम कर देते हो तो शनिदेव अपनी पीड़ा हर के आपका जीवन सुखमय करने में मददगार ज़रूर होते हैं और वो आपको आशीष ज़रूर देते हैं। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।